हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 13th वीडियो यानी 13वां वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से एक नए टॉपिक स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन या यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में डिस्कस करूंगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किसी रिवोल्ट का परिणाम नहीं था। यह एक अजीब और चालाकी पूर्ण यानी जिसे हम स्ट्रेंज कहते हैं, यानी कि एक तरह से अजीब तरह का और एक चालाकी पूर्ण षड्यंत्र था और एक लंबा प्रोसेस के अंतर्गत ही ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह एक लंबा प्रोसेस था जिसका परिणाम हुआ अंत में कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो सका। और जैसा कि आपके बुक में ही दिया हुआ है तो उससे मैंने कुछ सेंटेंस लिया है, उसको देखें आप। जैसे बताया गया कि कैसे आखिरकार ब्रिटेन के बारे में यानी ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो कैसे एक स्ट्रेंज केस था। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन रेवोल्यूशन, यानी कि ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था या निर्माण हुआ था वो किसी सडन रिवोल्यूशन या रिवोल्ट का परिणाम नहीं था, यानी कि अचानक होने वाले किसी रिवोल्ट या रिवोल्यूशन का परिणाम नहीं था। It was the result of a long down out process, यानी कि यह एक लंबी चलने वाली घटना के द्वारा जो एक परिणाम निकला था उसी का ये रिजल्ट था, या कह सकते हैं कि यह एक लंबी चलने वाली घटना का ही परिणाम था। अब हम इस टॉपिक को 6 पॉइंट्स में बांट करके डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला पॉइंट है रोल ऑफ एथनिक ग्रुप, दूसरा ग्रोथ इन वेल्थ ऑफ इंग्लिश पीपल, तीसरा लॉगिंग्स फॉर इंक्रीजिंग टेरिटरी, चौथा द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, पांचवा द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, और छठा लैंग्वेज एंड रिलीजियस पॉलिसीज एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। यानी कि इन 6 पॉइंट्स में बांट करके हम ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पहले पॉइंट में देखते हैं कि रोल ऑफ एथनिक ग्रुप, यानी कि किस प्रकार से ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो कैसे इन सब पे डिपेंड था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट यहाँ पे रोल ऑफ एथनिक ग्रुप्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में नेशनलिज्म का जो इतिहास था वो अदर जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनकी तरह से बिल्कुल नहीं था। अगर हम कहें तो 18th सेंचुरी के पहले और इसके प्रारंभ तक ब्रिटेन में किसी भी तरह से ब्रिटिश नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वास्तव में यहाँ पर कई एथनिक ग्रुप यानी कई नस्लों के लोग रहते थे, यानी और इन नस्लों में जैसे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश लोगों का यहाँ पर एक तरह से ग्रुप थे। यानी यह हम कह सकते हैं कि इन सब नस्लों के लोग यहाँ पर रहते थे और इन सभी जो एथनिक ग्रुप्स के अपने खुद के कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस या परंपराएं थी जो उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ वो एक समान लैंग्वेज या एक समान नस्ल के लोगों के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि अलग अलग नस्लों या एथनिक ग्रुप्स को मिलाकर हुआ था किसी षड्यंत्र के अंतर्गत।
अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर है वह है ग्रोथ इन द वेल्थ ऑफ इंग्लिश पीपल, यानी कि अंग्रेजों के धन में वृद्धि होना। यानी अंग्रेज जो थे वो लोग और जैसे जैसे धनी होते चले गए वैसे वैसे उनके अंदर अब अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की लालसा बढ़ने लगी, कह सकते हैं। यानी कि जैसा कि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि 18th सेंचुरी के प्रारंभ तक या उसके पहले तक ब्रिटिश नेशन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था, या हम कह सकते हैं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी के मध्य तक जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और इन इंग्लिश पीपल्स के धन में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा और कॉलोनियल जो ट्रेड थे उनके कारण इंग्लिश लोग अब धनी से धनी होते गए। और जब ये धनी हो गए तो वे अपने शक्ति और प्रभाव को दूसरे देशों पर या अपने पड़ोसियों पर दिखाने के लिए अपने धन का प्रयोग करने लगे, या कह सकते हैं कि अपनी शक्ति या धन के प्रभाव को दूसरे देशों पर दिखाने का प्रयास करने लगे। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने नेबरिंग स्टेट्स और आइलैंड्स को चुना, और तथा जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वहां पर पहले से ही धनी व्यापारियों का अच्छा प्रभाव था। और इन्हीं लोगों ने तब क्या किया, पार्लियामेंट के द्वारा जो मोनार्की थी उस पर इसने उसकी शक्ति को इन्होंने सीज कर लिया या उसको अपने नियंत्रण में कर लिया था। और ये घटना 1688 में ही घटित हो गई थी, यानी कि पार्लियामेंट ने मोनार्की के जो पावर्स थे उसको अपने कब्जे में ले लिया था। अब मोनार्क केवल एक तरह से रूलर था, लेकिन जो नियम या कानून बनाए जाते थे वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता था। अब जब ये सारी शक्तियां मोनार्की की पार्लियामेंट के हाथ में आ गई तो अब इसने नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पर काम करना भी इसने शुरू कर दिया। और इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को लागू करने का जो केंद्र था वो था इंग्लैंड। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है वो लॉगिंग्स फॉर इंक्रीजिंग टेरिटरी, यानी कि टेरिटरी या सीमा को बढ़ाने की इच्छा। यानी कि जैसे जैसे धनवान होता चला गया इंग्लिश जो लैंड था या इंग्लिश पीपल, तो वो अब अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना चाहते थे ताकि अपनी शक्ति को और वो ज्यादा बढ़ा सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो जैसे जैसे इनके धन में बढ़ोतरी होती गई वैसे वैसे जब इनकी इच्छाएं भी बढ़ने लगी, और अब उन्होंने अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स थे उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंग्लिश स्टेट में शामिल करने के लिए या उनको जबरदस्ती ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल आतुर हो गए। यानी कि बिल्कुल से ये रेडी थे कि किसी भी तरह से, चाहे वो लीगल वे हो चाहे इलीगल वे हो, यानी कि चाहे कॉन्स्पिरेसी से षड्यंत्र से उन्हें जोड़ा जाए चाहे बल से जोड़ा जाए, किसी भी तरह से उनको जोड़ करके यूनाइटेड किंगडम या हम ग्रेट ब्रिटेन बनाएं। यानी कि इंग्लिश लोगों का अब ये एक केवल सपना हो गया था। और इसके लिए उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही काम किया। कहीं पे इन्होंने शक्ति का प्रयोग किया और कहीं पे चालाकी पूर्ण ट्रीटी का प्रयोग करके या कहीं पर एक्ट का प्रयोग करके इन्होंने इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया। और इसके बाद में आगे होता क्या है कि धीरे धीरे जो इसके पड़ोस के थे जैसे स्कॉटलैंड आयरलैंड, उनको धीरे धीरे इसने जोड़ना शुरू कर दिया। अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं। तो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, यानी कि 1707 का कानून। यह एक्ट इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में यानी कि 1707 में बना
और इसके द्वारा इंग्लैंड ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया तथा इंग्लैंड ने बड़ी चालाकी पूर्ण ढंग से स्कॉटलैंड पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश पीपल ने स्कॉटलैंड की पहचान को ही मिटाने का प्रयास किया या उसको मिटाने का प्रयास करने लगे और इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन शुरू कर दिए ताकि स्कॉटिश जो भी ट्रेडिशंस थे, कल्चर्स से उनको डिस्करेज किया जा सके। इसी प्रकार से बाद में इंग्लिश पीपल ने या ब्रिटिश लोगों ने आयरलैंड को भी बड़ी चालाकी से आपस में मिलाने का प्रयास किया। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो है द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, यानी कि अंग्रेजी पहचान को बढ़ावा देना, यानी कि ब्रिटिश आइडेंटिटी को बढ़ावा देने का अब इंग्लिश लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया था। और इसके लिए क्या हुआ, यानी कि जैसे जैसे ब्रिटिश लोगों का पावर बढ़ता जा रहा था, वेल्थ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वे अपने यूनिफिकेशन को और अधिक प्रभावशाली और स्ट्रांग बनाने के लिए, यानी कि बहुत मजबूत बनाने के लिए अब ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश कल्चर को ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के लिए इन्होंने सिंबल, यानी नए ब्रिटेन के लिए इन्होंने सिंबल्स, फ्लैग्स, नेशनल एंथम और बहुत सारी चीजों का इन जीते हुए लैंड्स में, यानी कि जो स्कॉटलैंड या आयरलैंड जो एरिया जो जीते थे, इन सब में इन्होंने इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया ताकि इन सभी कंट्रोल्ड जो टेरिटरीज थी उनकी पहचान खत्म कर दी जाए। और ब्रिटिशर्स ने, यानी इसी के अंतर्गत, इसी अपने प्लान के अंतर्गत ही इन लोगों ने स्कॉटिश कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, इन सभी को सप्रेस करने का पूरा प्रयास किया ताकि जो स्कॉटिश कल्चर थे उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया जा सके और स्कॉटिश लोग इंग्लिश बन जाए, यानी कि उनके अंदर ब्रिटिश या इंग्लैंड के कल्चर ट्रेडिशन के अंदर समाहित हो जाए और वे फिर आगे बढ़कर किसी भी प्रकार से विद्रोह न कर सकें। अब हम छठे पॉइंट पर आते हैं जो है लैंग्वेज एंड रिलीजियस पॉलिसीज एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, यानी कि भाषा और धार्मिक नीतियां तथा आयरलैंड का विलय, यानी कि आयरलैंड को इंग्लैंड में जोड़ना। तो यद्यपि हम जानते हैं कि स्कॉटलैंड को जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट ऑफ 1707 के द्वारा जोड़ा इंग्लैंड में, यानी कि उसे अपने अधीन कर लिया या अपने कंट्रोल में कर लिया, और तब भी इनकी जो इच्छा थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। अब इन्होंने स्कॉटिश लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज जो गैलिक थी उसे और ट्रेडिशनल जो उनके ड्रेस थे उसको भी इन लोगों ने उन्हें यूज करने के लिए मना कर दिया, या इसको इन लोगों ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने स्कॉटिश लोगों को उनके लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज बोलने और उनके जो ट्रेडिशनल जो कपड़े थे उसको इन्होंने डिस्करेज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रिटिश कल्चर को स्कॉटलैंड में बलपूर्वक या फोर्सिबली लागू किया और कैथोलिक धर्म को डिस्करेज किया गया, क्योंकि आयरलैंड में और स्कॉटलैंड में अधिकांश जो लोग थे वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, जबकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। इसलिए इंग्लिश लोगों ने या ब्रिटिश लोगों ने कैथोलिक धर्म को बहुत ही ज्यादा डिस्करेज करने का पैटर्न अपनाया और जो प्रोटेस्टेंट्स थे यही इस धर्म को लोगों को फॉलो करने पर बल दिया, इनको फोर्स किया कि वो प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो करें। और जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स के बात को नहीं माना उन्हें बलपूर्वक
अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति अब आयरलैंड में भी इंग्लिश लोगों ने बनाने की पूरी कोशिश की। जैसा कि पूरा आयरलैंड भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में यानी कि दो सामाजिक भागों में बटा हुआ था, तो इसका फायदा उठा करके ब्रिटिशर्स ने प्रोटेस्टेंट्स जो वहां पे रहने वाले प्रोटेस्टेंट थे उनको हर प्रकार का सपोर्ट करने लगे वो लोग, ताकि जो आयरलैंड के लोगों को यानी कि प्रोटेस्टेंट जो लोगों को अपने पक्ष में मिला सकें और किसी तरह से आयरलैंड को इंग्लैंड के यूनिफिकेशन में या ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में लाया जा सके। अब चूंकि आयरलैंड में जो मेजोरिटी थी वो कैथोलिक लोगों की थी, अतः उन्होंने इसका विरोध किया, यानी कि जब प्रोटेस्टेंट धर्म को सपोर्ट करने लगे इंग्लिश लोग और उनको ज्यादा धन हर प्रकार से मदद करने लगे और कैथोलिक धर्म को डिस्करेज किया जाने लगा आयरलैंड में, तो कैथोलिक्स जो थे आयरलैंड के उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन उनके इस विरोध को या उनके रिवोल्ट को दबा दिया गया और अंत में 1801 में यानी कि 1801 में आयरलैंड को भी जबरदस्ती कह सकते हैं या बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में जोड़ दिया गया। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1688 से जो शुरू हुआ था ब्रिटिश यूनिफिकेशन का काम, वो 1801 में धीरे धीरे और बड़ी चालाकी पूर्वक ढंग से या कह सकते हैं विकेडली धूर्तता पूर्ण ढंग से इसको पूरा किया गया। इस प्रकार अब आपको समझ में आ गया होगा कि यही वो बातें थी जिसके कारण ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को स्ट्रेंज केस भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में अब हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।